CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो VBT की कुछ कमियां दूर करने आई है, और उसके बारे में अपन ये सीख चुके हैं कि थ्योरी क्या कहना चाहती है, इसका कौन सा इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल है, या किस तरह से अपने CFT ने अपने मॉडल को इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल कहा और क्यों कहा, स्थिर वैद्युतिकी मॉडल कहा, उसके बारे में अपन ने चर्चा कर ली थी। मैं नवीन जोशी आज कंटिन्यू करने वाला हूँ कि जो CFT स्प्लिटिंग के बारे में चर्चा करती हैं, तो किस तरह से ऑर्बिटल्स जो हैं वो स्प्लिट होते हैं अलग अलग एनर्जी में। सबसे पहले ये डाउट रहता है, जैसे बच्चों को अपन ने पोस्टुलेट में बात लिख ली थी और बड़े अच्छे तरीके से मैंने बताया कि यार स्प्लिटिंग होती है, लेकिन बच्चों को सबसे बड़ा डाउट ये लगता है सब स्प्लिटिंग होती क्यों है, ऐसे क्या पाप किए हैं अलग अलग एनर्जी में टूट गए, और डी ही क्यों, क्यों एस क्यों नहीं, पी क्यों नहीं, क्या दिक्कत। चलो एस में तो एक जना ही था काई का स्प्लिटिंग, पी में क्या दिक्कत थी, तो सुनना ध्यान से। इस बात को CFT ने अच्छे से एक्सप्लेन किया और मैं भी अच्छे से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगा आपको समझ में आए। तो अपनी हेडिंग क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है, जो स्प्लिटिंग को अपन फील लेंगे। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जिसके अपन CFS है ना, CFT नहीं CFS, किस तरह से स्प्लिटिंग होती है उसके अपन चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो स्प्लिटिंग ऑर्बिटल्स की होती है, डी ऑर्बिटल्स की होती है। तो सुनना, देखो डी ब्लॉक के एलिमेंट जो हैं जब भी बॉन्ड फॉर्म करते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, तो अपने डी ऑर्बिटल को काम में लेते हैं। जब भी बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो अपने डी ऑर्बिटल्स को काम में लेते हैं, ठीक है, क्योंकि डी ब्लॉक में जो रखे हैं उनका वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन जो है वो डी ही है, ठीक है। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस सेल तो नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि लास्ट में अब आयनिक चार्ज आने के बाद जो उसका उस पर क्या बोलते हैं, जो भी उस पर आयनिक चार्ज आता है, आयनिक आवेश आता है, उसके बाद उसके डी के इलेक्ट्रॉन बचते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, उससे एक चीज़ फील आई आपको, जिससे मैं बात करता हूँ Fe हालांकि न्यूट्रल केस में बहुत कम जगहों पर अपना कॉम्प्लेक्स बनाता है, लेकिन इन जनरल बात करूँ Fe जब कॉम्प्लेक्स बनाए या तो Fe+2 में रहता होगा या Fe+3 में रहता होगा। मैं एक चर्चा करने चाह रहा हूँ कि क्यों डी वाले होने से क्या पाप किए हैं जो स्प्लिट हो रहा है, या एस वाले होने से क्या पुण्य की हैं जो बेचारे स्प्लिट नहीं हो रहे हैं, टूट नहीं रहे हैं। तो मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ, तो 1s2 पूरा लिख देता हूँ, 2s2 2p 6 3s2 3p6 4s2 3d 6 होता है, और ये दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाते हैं +2 के जो वैलेंस सेल के, ठीक है। क्या अब जो इलेक्ट्रॉन है ये 3d वाले 4s 0 हो चुका है, 4p 0 हो चुका है एंड 4d भी 0 हो चुका है। अब एक चीज सोचो कि लास्ट में ये इलेक्ट्रॉन है नहीं तो वैलेंस सेल ही बन गया ना। अभी ये बोल रहा था कि वैलेंस सेल में डी वाले इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, या ऐसा बोलो डी ऑर्बिटल जो है, क्या डी ऑर्बिटल अपना बॉन्ड फॉर्म करने में एक रोल प्ले नहीं करेगा क्या? मतलब डी में ही क्यों स्प्लिटिंग हुई, तो डी के ऑर्बिटल्स को आगे आना है बॉन्ड बनाने के लिए, या ऐसा बोल दो कि आउटर प्रोजेक्टेड बाहर की तरफ बिखरे हुए, बाहर की तरफ जो है, अब ये डी तो है, बाहर की तरफ जो अब डी तो है, तो इफेक्ट जो पड़ेगा लिगेंड के आने का वो डी पे नहीं पड़ेगा क्या? और जो भी इफेक्ट पड़ेगा, जैसा भी इफेक्ट पड़ेगा वो बाद की बात है, लेकिन इफेक्ट तो डी पे पड़ेगा ना, सही बात है। और इस वजह से इसको एक रिपल्सन भी तो फील होगा, और इस रिपल्सन यदि इक्वल फील होता है तो सब हाई एनर्जी में चले जाते हैं, सब अनस्टेबलाइज होते हैं, लेकिन हर किसी को अलग अलग टाइप का रिपल्सन मिला, उस अलग अलग टाइप के रिपल्सन के कारण जो स्प्लिटिंग है वो भी अलग अलग हो गई। अब इस चीज़ को अपन और अच्छे सीखते हैं और अच्छे से बताता हूँ। ये तो समझ पाएंगे क्यों डी में हुआ, डी में ही क्यों हुआ, ठीक है। अब बताते हैं कि डी के जो अलग अलग लेवल में क्यों बढ़ते हैं, ठीक है। आपको पता है कि जो डी ऑर्बिटल होते हैं, स्प्लिटिंग के बारे में खुल के चर्चा हो रही है भाई, एकदम ध्यान से तुम चित्त से इन हर चीज़ को सुनना और बहुत मजा आने वाला है। चलो, तो डी में जो ऑर्बिटल्स अपन बोलते हैं बाहर की तरफ, तो ये रहेंगे। तो कौन कौन होते हैं? DXY, DYZ, DZX, DX2Y2 एंड DZ2। ये 5 डी ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। अब मैं एक डायग्राम बनाना चाहूँगा थोड़ा कलर्ड, ताकि तुम्हें इस बात की फील आए। सबसे पहले मैं एक्सिस लेता हूँ, ये Z एक्सिस ले रहा हूँ, ये X एक्सिस ले रहा हूँ, ठीक है। और बाहर की तरफ Y एक्सिस ले रहा हूँ, बाहर की तरफ, ठीक है। और बाहर की तरफ कुछ इस तरह से, बाहर की तरफ Z भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये Z एक्सिस मान रहा हूँ मैं, और ये XY प्लेन, क्योंकि इन जनरली XY प्लेन ही अच्छा लगता है मानना, अपन जहाँ भी पढ़ते हैं VBT वगैरह। XY प्लेन जो अपन ने मॉलिक्यूल की शेप बनाई, चाहे पेंटागोनल बाइपिरामिडल, XY प्लेन अपन इसको मानते हैं, ठीक है। अब मैं इस XY प्लेन में जो जिस तरह से दिख रहा होगा ये प्लेन
कुछ इस तरह से, कुछ ये प्लेन इस तरह से दिख रहा होगा। कोशिश करता हूँ मैं अच्छे से अच्छा डायग्राम बनाने की आपके लिए। ये कुछ प्लेन इस तरह से दिख रहा होगा कि नहीं? ठीक है, और थोड़ी सी लाइन टेढ़ी चली गई, होता है इतना तो यार। ठीक है, अब इस एक्स वाई प्लेन में मैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल्स को बनाता हूँ। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कुछ इस तरह से नहीं होते होंगे क्या? ये है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो एक्स वाई लोब्स पे होते हैं जनरली। ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर की जो लोब्स होगी वो जेड एक्सिस पे होती है। तो डी जेड स्क्वायर कुछ इस तरह से दिखता होगा, सॉरी, डी जेड स्क्वायर इस तरह से दिखता होगा। ठीक है, ये डी जेड स्क्वायर। ओके, अब जब लिगेंड अप्रोच करता है, लिगेंड जो अप्रोच करेगा यदि ऑक्टाहेड्रल किसी फॉर्म में करता हो तो हो सकता है या तो एक्सिस पे अप्रोच करे या नॉन एक्सियल टाइप में अप्रोच करे। यदि वो एक्सिस से अप्रोच करता है, यदि वो एक्सिस से अप्रोच करता है, लिगेंड जो है, जैसे अपन पढ़ते हैं कि लिगेंड या तो 4 वाले पढ़ रहे हैं CN4 जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, उपसहसंयोजक संख्या 4 है उनको पढ़ रहे हैं, या उपसहसंयोजक संख्या 6 उनको पढ़ रहे हैं। तो मैं 6 वाले की बात कर लेता हूँ। यदि 6 लिगेंड हैं तो ये अप्रोच 4 तो यहाँ से कर रहे हैं, कितने हो गए? 6 हो गए क्या? हाँ 6 हो गए ना। जब लिगेंड इसको अप्रोच करेगा, जब लिगेंड इनको अप्रोच करेगा, जब लिगेंड इसकी तरफ आएगा, एक्सिस के थ्रू आ रहता है, तो जो डी ऑर्बिटल्स कहाँ थे? एक्सिस पे थे। जो डी ऑर्बिटल्स एक्सिस पे थे वो ज़्यादा रिपल्सन फील नहीं करेंगे क्या? अब देखो डायग्राम को कि एक्सिस वालों को लिगेंड सबसे पहले अप्रोच के पास उनके पास सबसे पहले नहीं पहुंचेगा क्या? और उनको सबसे ज़्यादा रिपल्सन नहीं मिलेगा क्या? बजाय के जो प्लेन में पड़े हैं, इन एक्सिस वालों को ज़्यादा रिपल्सन नहीं मिल रहा क्या? देखो डायग्राम में, इन एक्सिस वालों को ज़्यादा रिपल्सन नहीं मिलेगा क्या? तो जो एक्सिस वाले हैं उनको ज़्यादा रिपल्सन मिलेगा। जब भी रिपल्सन मिलता है तो अनस्टेबिलिटी बढ़ती है, और इस अनस्टेबिलिटी के कारण जो ऑर्बिटल्स हैं वो रिपल्सन फील करते हैं तो हाई एनर्जी में चले जाते हैं। तो ये वाले जो है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ये ज़्यादा एनर्जाइज नहीं हो जाएंगे ये साई रिपल्सन की वजह से। इतने ज़्यादा एनर्जाइज ये नहीं होंगे जो प्लेन में या जो एक्सिस में नहीं है, लोब्स में पड़ी है ना, जो लोब्स एक्सिस में नहीं है, नॉन एक्सिस में अक्ष पे नहीं है जो लोब, उनको इतना रिपल्सन नहीं मिलेगा जो अक्ष पे पड़ी है। अब मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि जो अक्ष पे नहीं है, अक्ष पे नहीं है उनको भी बनाता हूँ एक डायग्राम में, देखना। अक्ष पे नहीं है उनको भी एक डायग्राम से दिखाया जा सकता है, देखना, उससे और फील आएगी चीज़ की। देखना, ये फिर से बोलता हूँ, एक्स वाई ये इस तरह से मैंने, ठीक है, ये एक्स है, ये जेड है और ये वाई है, ठीक है। और वापस में बोलता हूँ कि प्लेन माना मैंने, थोड़ा सा टिल्टेड मानता हूँ ताकि फील आए इस चीज़ की। ओके, अब जो लोब्स, अब मैं बात करता हूँ डी एक्स वाई कहाँ दिख रहा होगा? ये जो लोब्स होगी वो नॉन एक्सिस पे नहीं होगी डी एक्स वाई, और डी एक्स वाई मैं इजीली दिखा सकता हूँ इस प्लेन के अंदर, डी एक्स वाई इस प्लेन के अंदर दिखा सकता हूँ जिस प्लेन में एक्स और वाई एक्सिस है। इस प्लेन में डी एक्स वाई कुछ इस तरह से पड़ा होगा जो नॉन एक्सिस में है। तो सोचो यदि लिगेंड एक्सिस से अप्रोच कर रहा है, इनको मैंने अलग से बनाया है, यदि लिगेंड एक्सिस से अप्रोच कर रहा है तो इनको इतना रिपल्सन नहीं मिलेगा, जो एक्सिस पे पड़े इनको ज़्यादा रिपल्सन नहीं मिलेगा क्या? तो इस वजह से अलग अलग रिपल्सन मिलने की वजह से अलग अलग एनर्जी में स्प्लिटिंग हो जाती है। अब सुनना, लिगेंड दो तरह से अप्रोच करता है, या तो एक्सिस पे करें या फिर नॉन एक्सिस से करें। जब एक्सिस पे अप्रोच करता है तो ये ज़्यादा रिपल्सन फील करते हैं जो एक्सियल ऑर्बिटल्स डी ऑर्बिटल्स हैं। जब नॉन एक्सिस से करता होगा तो जो नॉन एक्सियल पोजिशन है वो ज़्यादा रिपल्सन फील नहीं करेंगे क्या? तो वो हाई एनर्जाइज नहीं होते होंगे क्या? ठीक है, तो मैं चर्चा करता हूँ स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहाइड्रल कंपाउंड। जो ऑक्टाहाइड्रल कोऑर्डिनेट कंपाउंड बोलना चाहिए, जो अष्टफलकीय हैं उनको अलग से सीखेंगे CN बराबर 6 के लिए, और जो टेट्राहाइड्रल है या स्क्वायर प्लेनर है CN4 के, उनको अलग से सीखेंगे। तो अभी अपन स्प्लिटिंग ये समझा कि कैसे ऑर्बिटल्स स्प्लिट हो जाते हैं जब लिगेंड अप्रोच करते हैं। तो अब इसमें वापस दो वेराइटी है, CN
बराबर 6 के लिए, या ऑक्टाहाइड्रल के लिए CN बराबर उपसहसंयोजक संख्या 6 के लिए, या अष्टफलकीय संकुल यौगिकों में किस तरह से स्प्लिटिंग होती है वो यहाँ चर्चा करनी है। और दूसरी चर्चा अपन लोग करेंगे कि चतुष्फलकीय CN बराबर 4 के जो संकुल यौगिक होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, उसमें किस तरह से स्प्लिटिंग होती है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपन लोग कि CN बराबर 6 में किस तरह से स्प्लिटिंग होती है। ये डायग्राम वैसे ठीक बन गया है, कब मिलेंगे इसको, हालांकि जगह चाहिए होगी मेरे को। चलो अब बात करते हैं किस तरह से देखते हैं। अब मैं स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहाइड्रल कंपाउंड लिखता हूं। स्प्लिटिंग ऑक्टाहाइड्रल कंपाउंड और CN=6 वाले कंपाउंड, ठीक है। अब सुनना, CN बराबर 6 में जो लिगेंड होते हैं 6 लिगेंड है, और 6 के 6 लिगेंड अप्रोच करते हैं ऑक्टाहाइड्रोन के फॉर्म में, और जो ऑक्टाहाइड्रोन फॉर्म बनता है, ज्योमेट्री बनती है, आपको पता है 6 एक्सिस होती है, 6 के 6 एक्सिस पे बॉन्ड बनते हैं, 6 लिगेंड हैं, और 6 के 6 अप्रोच कहाँ से करेंगे, 6 के 6 एक्सिस से। कैसे, +x -x, 2 यहाँ से कर रहे हैं, दूसरा प्लस का y माइनस का y, तो यहाँ से कर रहे हैं प्लस का z और माइनस का z। तो इस तरह से एक प्लेन में 4 आगे, ऊपर से एक, नीचे से एक अप्रोच कर रहा है। जो अपन ने डायग्राम बनाया था जब अपन सीख रहे थे आइसोमेरिज्म, तो आपको याद आ गया होगा, या फिर अपन ने ऑक्टाहाइड्रल तो बहुत बार बनाया वो शेप। तो मैं चर्चा करता हूँ जो डी ऑर्बिटल्स थे, वो सब डी जनरेटेड थे, dxy, dyz, dzx, dx2y2 एंड dz2। ये डी जनरेटेड इसलिए है क्योंकि अभी सेम एनर्जी लेवल पे है। अब मैं बात करता हूँ, जैसे ही इसको लिगेंड अप्रोच करेगा तो एक बहुत सारा डिस्टेंस जब होगी, तो सबके लिए ऐसा नहीं है कि कोई लोब वाला, जो लोब एक्सिस बड़े उनको ज़्यादा रिपल्सन नहीं, जब बहुत ज़्यादा दूर है तो सबको रिपल्सन जब मिलना स्टार्ट होगा तो इक्वली रिपल्सन मिलना स्टार्ट होगा। तो इनिशियल स्टेट में रिपल्सन मिलेगा तो सबको इक्वल रिपल्सन मिलने वाला है। तो मैं क्या बोलूँगा, एक स्टेट तक सबको क्या मिलता है, इक्वल रिपल्सन, और इस इक्वल रिपल्सन को जो फील करते हैं तो सबकी एनर्जी जो है इक्वली बढ़ती है, ठीक है। तो अभी भी dxy, dyz, dzx, dx2y2 एंड dz2 इक्वली सब रिपेल हुए। लेकिन जब लिगेंड और ज़्यादा अप्रोच करेगा, और ज़्यादा नज़दीक आएगा, तो क्या जो एक्सिस पे पड़े हैं dx2y2 एंड dz2, इनको रिपल्सन ज़्यादा नहीं मिलेगा क्या? जो एक्सिस पे पड़े उनको रिपल्सन ज़्यादा मिलेगा, तो वो और ज़्यादा हाईली एनर्जाइज नहीं हो जाएंगे क्या? तो जो 2 ऑर्बिटल्स थे, एक तो dx2y2 एंड dz2, उनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी कि वो ज़्यादा रिपल्सन फील कर रहे हैं। और जो बच्चे में 3 कौन dxy, dyz और dxy, dyz, dz, इनको इतना रिपल्सन नहीं मिलेगा। लेकिन नेट जो एवरेज है इनका वापस वही आ जाए, इसको बोलते हैं बैरी सेंटर। इस एनर्जी लेवल को क्या बोलते हैं, बैरी सेंटर। अब कुछ नेमिंग है बहुत अच्छी, वो आपको पता होनी चाहिए। ये जो स्प्लिटिंग होती है इसको बोलते हैं डेल्टा से डिनोट करते हैं, डेल्टा ओ बोले तो ऑक्टाहाइड्रल जो स्प्लिटिंग हुई है, डेल्टा ओ क्या है, स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहाइड्रल कंपाउंड। मतलब जो एनर्जी गैप आया है वो एनर्जी गैप है ना, स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहाइड्रल कंपाउंड, कोऑर्डिनेट कंपाउंड, ठीक है। उसके बाद में ये होता है बैरी सेंटर, जो दोनों का एवरेज लेवल जो होता है, जो पहले वो थे जिस एनर्जी लेवल पे थे वो, ठीक है। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना जो एनर्जी का, एक थोड़ा ज़्यादा नीचे जाता है और एक थोड़ा कम ऊपर जाता है, ये चर्चा करते हैं। तो ये जो रेशियो है, ये जो वैल्यूज़ है, मैं इसको अलग कलर से दिखाता हूँ, ज़रा अच्छा रहेगा। ये जो वैल्यू आती है स्प्लिटिंग की और ये जो वैल्यू आती है स्प्लिटिंग की, ये दोनों अलग अलग होती हैं। किसकी क्या होती है वो देखना, एक होता है 2/5, एक होता है 3/5, और ओवरऑल कितना आना चाहिए 2/5 और 3/5 ऐड कर, एवरेज वापस इसी पे आना चाहिए, जीरो, बैरी सेंटर जीरो लेवल पे, ठीक है। तो जो ऊपर वाला होता है वो होता है प्लस का 3/5 डेल्टा, और जो नीचे वाला होता है वो होता है
माइनस का 2/5 डेल्टा ओ, ठीक है। अब देखो ये जो स्प्लिटिंग एनर्जी का हिस्सा है इसका 2/5 हिस्सा नीचे जाता है जबकि 3/5 हिस्सा ऊपर जाता है, ठीक है। मैंने थोड़ा डायग्राम में दिख रहा है, ऊपर वाला थोड़ा कम ऊपर गया है जबकि ऊपर वाला थोड़ा ज़्यादा ऊपर जाता है, ठीक है। डायग्राम इतना अच्छा नहीं दिख रहा लेकिन ऊपर वाला ज़्यादा ऊपर जाता है। हाँ, अब आप जब एवरेज करो इन दोनों कैसे, 2 × 3/5 ऑफ डेल्टा ओ और 3 ऑर्बिटल्स इंटू 2/5 ऑफ डेल्टा ओ और सम करोगे तो वापस जीरो नहीं आ जाएगा, वापस बेरी सेंटर पे नहीं आ जाएगा क्या, ताकि जो स्प्लिटिंग हुई है ओवरऑल नेट जो स्प्लिटिंग है वो एवरेज बेरी सेंटर पे ही आना चाहिए, ठीक है। और इसको बोलते हैं अपन, मतलब इन ऑर्बिटल्स का नाम अलग अलग रख दिया है। इन ऊपर वाले ऑर्बिटल को बोलते हैं इजी ऑर्बिटल्स और नीचे वाले को बोलते हैं T2G ऑर्बिटल्स। इन ऑर्बिटल्स दोनों क्या बोलते हैं, इजी, और नीचे वाले क्या बोलते हैं T2G। इनका नेमिंग है जो, अब इसको अलग से क्या बोले, कैसे डिफाइन करते हैं, इनको एक को बोल दिया T2G एंड ऊपर वाले बोल दिया इजी ऑर्बिटल्स। तो इस तरह से जो ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड होता है उसमें किस तरह से स्प्लिटिंग होती है वो अपने सामने है, और क्यों इस तरह से हुई वो भी अपने सामने, किस तरह से रिपल्सन लगा वो भी अपने सामने। अब बात करते हैं CN4 में। अब CN4 में वापस वो दो चर्चा, CN4 में दो तरह की है। CN4 में जो स्क्वायर प्लेनर है वो तो अपने कोर्स में है, लेकिन जो टेट्राहाइड्रल में स्प्लिटिंग वो अपने कोर्स में नहीं है, ठीक है। तो चाहो तो अपन पहले ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टेट्राहाइड्रल के टेट्राहाइड्रल ले लेते हैं, दोनों ही ले सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं अपने लिए तो, ठीक है। तो CN4 के लिए बात करते हैं अब। चलो इसको बढ़िया डायग्राम बना है, अच्छा बनाने की कोशिश की है आप लोग, प्लीज़ इन सब चीज़ों को अच्छे से नोट करें, ठीक है। अपन चाहे तो दोनों में चर्चा कर सकते हैं। चलो CN4 के दोनों वैरायटी किस तरह से उसमें स्प्लिटिंग होती है ताकि अपन कंपेयर कर सकें इन दोनों को और दोनों के बारे में चर्चा कर सकें, ठीक है। अब बात करते हैं स्प्लिटिंग इन CN4 कंपाउंड। चलो, तो जो CN4 के कंपाउंड होते हैं उनमें स्प्लिटिंग जो होती है किस तरह से होती है अपने को पता चलेगा एक्सियल एंड नॉन एक्सियल से, मतलब एक्सियल है या नॉन एक्सियल उस पर डिपेंड करने वाला है। चलो सबसे पहले टेट्राहाइड्रल में चर्चा करता हूँ, टेट्राहाइड्रल में किस तरह से होता है, फिर स्क्वायर प्लेनर में करते हैं। आप सुनना, टेट्राहाइड्रल में आप मतलब जो शेप है उसमें क्या खास बात है CN4 में। सबसे पहले CN4 के टेट्राहाइड्रल की चर्चा कर रहा हूँ। CN4 में क्या ले रहा हूँ, टेट्राहाइड्रल, ठीक है। CN4 में टेट्राहाइड्रल की चर्चा कर रहा हूँ। तो टेट्राहाइड्रल शेप जो है उसमें अपन बोलते हैं कि नॉन एक्सियल एक तरह से। आप ऐसा मत सोचना सर एक तो एक्सियल होगी, इसमें सारी नॉन एक्सियल मानते हैं अपन लोग। जो लिगेंड टेट्राहाइड्रोन के फॉर्म में आते हैं वो नॉन एक्सियल पे आते हैं, और जब सारे लिगेंड टेट्राहाइड्रोन के फॉर्म में नॉन एक्सियल पाएंगे तो उन डी ऑर्बिटल्स को ज़्यादा रिपल्सन मिलेगा जो नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स। तो इसके साथ अपन इस बात को समझ सकते हैं कि जो डी ऑर्बिटल्स है 5, DXY, DYZ, DZX, DS2Y2 एंड DZ2। एक लेवल तक तो सबको इक्वल रिपल्सन मिला, नॉर्मल लेवल तक तो DXY, DYZ, DZX, DX2Y2 एंड DZ2, ठीक है। अब बात करता हूं कि जो नॉन एक्सिस पे, क्योंकि ये नॉन एक्सिस आएगा तो जो नॉन एक्सियल वाले हैं DXY, DYZ, DZX, क्या इनको ज़्यादा रिपल्सन नहीं मिला होगा क्या इनको ज़्यादा रिपल्सन नहीं मिला होगा क्या? तो 3 ऊपर नहीं चले जाएंगे कि इस बारी 3 ऊपर चले जाएंगे जबकि 2 नीचे रह जाएंगे। कौन नीचे जो एक्सियल पे थे इस बार उनको फ़ायदा हो जाएगा। DX ये इस बार खुद से बैठ जा रहे हैं, और इधर रिपल्सन नुकसान इसको DXY, DYZ और DZX। समझ आया ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि नॉन एक्सियल वाले बंदे हैं और जो लिगेंड टेट्राहाइड्रोन के फॉर्म में अप्रोच कर रहे हैं तो नॉन एक्सियल को नहीं कर रहे हैं क्या, ठीक है। तो इस तरह से DXY, DYZ, DZX। अब वापस वही चर्चा की जो ये एनर्जी है स्प्लिटिंग एनर्जी, इसको डेल्टा टी बोल दिया जाएगा। स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहाइड्रल मैं क्या बोल दूंगा, डेल्टा टी, स्प्लिटिंग एनर्जी टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स। इन टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स, ये तो समझ में आती है, ठीक है। अब वापस वही बात कि एवरेज बेरी सेंटर ही बनना चाहिए, ठीक है। ये बेरी सेंटर अभी भी बेरी सेंटर कहलाएगा। एवरेज वापस वो बैठना चाहिए, तो ऊपर 2/3 हिस्सा नहीं मिलेगा क्या डेल्टा टी का, और नीचे माइनस का 3/5, सॉरी 5 टोटल 5 है ना,
डेल्टा टी नहीं मिलेगा क्या? लेकिन ये ध्यान रखना कि इसमें स्प्लिटिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी स्प्लिटिंग ऑक्टाहाइड्रल में होती है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा लिगेंड है और एग्जैक्ट हेड ऑन करते हैं। सुनना मेरी बात, क्या जब लिगेंड यहाँ पर कर रहा है अप्रोच, यहाँ से कर रहा है अप्रोच, तो एग्जैक्ट हेड ऑन अप्रोच नहीं हो रही क्या? तो इस केस में ज़्यादा रिपल्सन नहीं मिलेगा क्या? लेकिन एक बात सोचो, जब मैं टेट्राहाइड्रोन ट्राइब की बात करता हूँ तो यहाँ कहीं 45 डिग्री के एंगल पर क्या होता है, 45 डिग्री के एंगल पर क्या होता है, अपनी लोब प्रेजेंट होती है DXY की, मान लो भी, ठीक है। लेकिन लिगेंड एग्जैक्ट 45 पे नहीं अप्रोच करता, लिगेंड 109 डिग्री पे करता है। जब लिगेंड करता है तो 109 डिग्री तो डिवाइड बाई 2 भी करेंगे ना, तो एग्जैक्ट जो है वो 90 डिग्री 45 डिग्री सेट नहीं होने वाला, वो कहीं यहाँ से करता है, बीच वाले किसी एंगल से अप्रोच कर रहा होता है, तो एग्जैक्ट हेड ऑन नहीं आ पाता, इस वजह से इतना ज्यादा रिपल्सन नहीं मिलता। इसलिए इसकी स्प्लिटिंग भी, एनर्जी जो रिपल्सन जो इतना ज्यादा नहीं मिला, तो स्प्लिटिंग भी बहुत ज्यादा नहीं होती। और इन दोनों की स्प्लिटिंग में एक रिलेशन भी आता है जो सब टीचर्स करवाते हैं, कि जो डेल्टा टी होता है वो डेल्टा ओ का 4/9 टाइम होता है, 4/9 टाइम इसमें स्प्लिटिंग कम होती है, ठीक है। और ऐसा क्यों हुआ वो अपन ने समझी है। तो इस तरह से टेट्राहाइड्रल जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उसमें किस तरह से स्प्लिटिंग होती है, और वापस वो चर्चा मैं कर रहा हूँ कि ऊपर जो है जो 3 ऑर्बिटल्स, इसको T2G नाम दिया गया है, और नीचे वापस 2 है, इनको इजी ऑर्बिटल्स नाम दिया गया है। तो अब मैं सारा एक साथ बताना जो मैंने क्या समझाया, क्या सिखाया, स्प्लिटिंग जो होती है डी ऑर्बिटल्स की वो क्यों होती है, डी की क्यों होती है, और किस तरह से होती है स्प्लिटिंग, वो अपन ने समझा। जब स्प्लिटिंग हुई डी ऑर्बिटल्स की, स्प्लिटेड हुए, तो CN6 में और CN4 में अलग तरह की नहीं हुई क्या? CN6 में स्प्लिटिंग की बात करूं तो ऑक्टाहाइड्रोन फॉर्म में आ रहा है, तो ऑक्टाहाइड्रोन जो हेड ऑन पे है, वो जो एक्सिस पे उनको ज़्यादा रिपल्सन मिलेगा, वो ज़्यादा एनर्जाइज होंगे। और यदि अपन टेट्राहाइड्रोन में बात करें, टेट्राहाइड्रोन एक नॉन एक्सियल टाइप की बोली जाती है, तो इसमें जो लिगेंड अप्रोच करते हैं वो नॉन एक्सिस से करते हैं, तो जो नॉन एक्सिस वाले लोब्स हैं, जो डी ऑर्बिटल जिनकी लोब जो नॉन एक्सिस पे होती है, उनको ज़्यादा रिपल्सन मिलेगा, तो डी ऑर्बिटल ज़्यादा हाई एनर्जाइज नहीं हो जाएंगे। इस तरह इसमें क्या होगा, स्प्लिटिंग। और जब स्प्लिटिंग होती है तो अलग अलग एनर्जी लेवल में चले जाते हैं, लेकिन नेट एवरेज जो है वेरी सेंटर पे आता है। और उसके अलावा डेल्टा ओ डेल्टा टी इनमें ज़्यादा कौन होता है, डेल्टा होता है, क्यों होता है बता दिया, डेल्टा टी में ज़्यादा कम क्यों रह जाता है वो बता दिया, इसमें रिलेशन क्या था वो बता दिया, ठीक है। तो इस तरह से अपने स्प्लिटिंग टेट्राहाइड्रल में, स्प्लिटिंग ऑक्टाहाइड्रल में सीख लिया, और इस तरह से अपन सीखते रहेंगे और भी। लेकिन आप यदि इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो सब तक पहुंचाओ प्लीज़, ये कोशिश है यार, ताकि सब तक पहुंचे, सब पढ़ पाएँ, सब सीख पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।